हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील सैनी और आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम चल रहे थे मेंचुरेशन पे। मेंचुरेशन में हमने त्रिभुज कंप्लीट कर लिया था और उसमें त्रिभुज के साथ साथ अपना सर्कल भी कंप्लीट हो गया था। आज करेंगे हम स्क्वायर के बारे में बात। तो स्क्वायर होता क्या है, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें कौन कौन से फॉर्मूले हैं। तो आज की क्लास में हम 2D के सारे फॉर्मूलों का कंप्लीट कर लेंगे और इसके अगली क्लास में हम उसके 3D को कंप्लीट कर देंगे, फिर इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। तो हमारा आता है कि स्क्वायर स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर होता है एक चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है और इसकी जो चारों भुजाएं होती हैं, इन सभी की लंबाइयाँ क्या होती हैं, इन सभी की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो इसका परिमाप क्या होता है, 2D के अंदर परिमाप आता है और 3D के अंदर आयतन आता है। और जो जो सर्कल है अपना, जो सर्कल है केवल उसकी परिधि होती है और बाकी जितने भी 2D के अंदर होते हैं उसका परिमाप होता है। तो इसका परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप होता है 4 गुना भुजा, या इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू ए। ये तो होता है इसका परिमाप। दूसरा आता है इसका क्षेत्रफल। क्या होता है, तो इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, अर्थात ए का स्क्वायर। ये होता है इसका परिमाप और क्षेत्रफल। अब आता है इसका डायगोनल। क्या होता है, तो डायगोनल विकिरण को बोला जाता है। और विकिरण यहाँ से जब दो भुजाओं के जो दो कोने होते हैं, जब इसको मिलाएंगे हम, तो ये दो समकोण त्रिभुजों में बढ़ जाएगा और प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री होता ही है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका मान कितना होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा √2a। क्या हो जाएगा √2a। तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, तो इसका विकर्ण हो जाएगा, वैसे ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, तो ये क्या हो जाएगा 2√a। क्या हो जाएगा 2√a, ये इसका विकिरण हो जाएगा। अब विकिरण के द्वारा हम क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, तो विकिरण के द्वारा एरिया निकालने का सूत्र होता है, तो एरिया बराबर ये होता है डी का स्क्वायर बाई 2। कितना होता है, विकिरण का स्क्वायर बाई 2। इसका एरिया निकालने का सूत्र होता है विकिरण के संदर्भ में। तो ये तो होता है अपना स्क्वायर कंप्लीट। अब आता है अपना रेक्टेंगल। सॉरी, इसमें दो इंपॉर्टेंट केस और हैं, वो भी यहीं पे देख लेते हैं, फिर करते हैं हम रेक्टेंगल को। तो ये तो मैं मिटा दूं। अब इसमें आते हैं दो इंपॉर्टेंट केस, यानी कि सर्कल पढ़ लिया हमने, अब स्क्वायर है, तो स्क्वायर और सर्कल में देखते हैं। इसमें दो केस आते हैं। एक तो ऐसे एक सर्कल बना होता है ऐसे, एक दूसरा सर्कल बाहर होता है जिसके अंदर वृत्त सॉरी जिसके अंदर वर्ग होता है। तो ये इसके टच है यहाँ पे, ये है अपना। तो ये अपनी यहाँ से दूरी यहाँ तक r है, ये r है, और यहाँ से की दूरी यहाँ तक a है। इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है। ठीक है, तो अब इसका क्षेत्रफल का अनुपात हमें बताना है। किसका, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात हमें बताना है। तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, पहले तो हम देखते हैं इसमें त्रिज्या और इस वृत्त की भुजा में संबंध क्या है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी इस वृत्त की व्यास हो गई। ठीक है,
ये व्यास हो गई, और व्यास किसके बराबर है? वर्ग के भुजा के बराबर है। तो हम कह सकते हैं जो व्यास है इसका, व्यास है वो भुजा के बराबर है। अब भुजा है a, और व्यास क्या होता है? व्यास होता है 2r के बराबर, यानी कि जब दो r मिलते हैं तो एक व्यास का निर्माण करते हैं। तो व्यास की जगह लिख देते हैं हम 2r। तो r बराबर में क्या हो जाएगा? a/2। क्या हो जाएगा? a/2। अब यहाँ से मिल गए हमें r और a के बीच में संबंध, और यहाँ पे r और a के बीच में संबंध क्या है? तो इसमें देखते हैं हम कि जो ये विकिरण है इसके ऊपर एक डायगोनल डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? डायगोनल डाल देते हैं। डायगोनल डालने से क्या होगा? डायगोनल डालने से हमारे पास इसके अंदर हम संबंध निकाल सकते हैं, क्योंकि जो ये भुजा है और इसका डायगोनल क्या होगा? डायगोनल हो जाएगा इसका √2a हो जाएगा। अब जो ये √2 है, √2a है, वो क्या हो गया? इस सर्कल का व्यास हो गया। तो यहाँ से हम a और इसके बीच में संबंध निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो a√2 है इसके बराबर क्या करें हम? तो यहाँ पे जो व्यास है इसका वो किसके बराबर है? इसके विकिरण के बराबर है। विकिरण के बराबर है। विकिरण के संदर्भ में हमें एरिया निकालने का फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो इसका जो व्यास होता है वो क्या होता है? 2r इसकी व्यास हो गया, और विकिरण क्या हो गया इसका? विकिरण हो गया 2a, √2a इसका विकिरण हो गया, ठीक है। तो अब इसका जो r बराबर में क्या निकल के आएगा? यहाँ से जो ये 2 है, तो 2 कैसे मिलकर बना है? √2 इंटू √2। तो एक रूट से हम इस रूट को निकाल देंगे, और बट्टे में क्या आ जाएगा? √2। तो ये हो जाएगा a√2, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्षेत्रफल का अनुपात। तो हमारे पास सर्कल की क्षेत्रफल अनुपात, ये वृत्त है इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा πr स्क्वायर अनुपात भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, और यहाँ पे πr स्क्वायर यानी कि 22/7। r का मान यहाँ से लिख देते हैं, ये वाला। तो ये हो जाएगा a²/4। अब इसमें a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, 22 से 2 बार गया 4, और ये आ गया 2। कितना आ गया? 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 11/14। कितना आ जाएगा? 11/14। तो यहाँ पे जो सर्कल और वृत्त है, सर्कल और वृत्त का जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो 11/14 आ जाता है। और अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पर सर्कल का क्षेत्रफल अनुपात वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल तो फिक्स है, a² होगा। सर्कल का सीधा मान रख देते हैं, फॉर्मूला यही होगा। तो ये क्या होगा? 22/7 इंटू r²। r का मान क्या है? a/√2। तो ये क्या हो जाएगा? a²/2। तो a² से a² कैंसिल हो जाएगा, और इस 2 से ये 11 बार कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा 11/7। कितना आएगा? 11/7। तो अब हम इन दोनों का जब कंपैरिजन करते हैं तो हमें क्या पता चलता है? यदि जो सर्कल है वो वृत्त के अंदर हो तो इनका अनुपात कितना हो जाता है? 11/14। और यदि सर्कल के अंदर वृत्त हो तो जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो आधा हो जाता है सर्कल के क्षेत्रफल से, और सर्कल का क्षेत्रफल होता है वो उतना ही रहता है, बस इसका जो वृत्त होता है इसके क्षेत्रफल में अंतर आता है। तो अंदर होता है तो ये होता है, सर्कल अंदर होता है
तो 11:14 होता है, और जब बाहर होता है तो 11:7 होता है। ये हो गए हमारे पास सर्कल का जितने भी फॉर्मूले सर्कल के अंदर हमें काम आते हैं, जितने भी इसमें फॉर्मूले बनते हैं, जितने भी इसमें जो कॉन्सेप्ट बनते हैं सर्कल और ये अपना स्क्वायर कंप्लीट है। अब देखते हैं हम रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बोला जाता है आयत को। अब देखते हैं हम रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होती है? रेक्टेंगल एक तरह की वर्ग होती है, बस अंतर उसमें भुजा का अंतर आ जाता है। आयत क्या है? एक वर्ग की तरह ही होती है, लेकिन वर्ग में जो चारों भुजाओं की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है, लेकिन इसमें जो चौड़ाई और ऊंचाई होती है, यानी कि चौड़ाई इंटू लंबाई, वो अलग अलग होती है। तो इसे बोल दिया जाता है आयत, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और इसके जो विकर्ण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? अब करते हैं इसका परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब ये बना कैसे? लंबाई इंटू चौड़ाई बना कैसे? हम परिमाप निकालते हैं तो हमें क्या चाहिए? उसकी चारों ओर की लंबाई चाहिए। तो ये कैसे बना है? क्योंकि यहाँ पे जो इतनी लंबाई नीचे वाली है उतनी ही ऊपर वाली है, यानी कि आमने सामने की भुजाओं की जो लंबाई है वो इक्वल होगी। तो यहाँ पे इसकी इसकी लंबाई इक्वल है। तो यहाँ पे 2L है और 2B है, यानी कि 2 लंबाई 2 चौड़ाई। तो हमने क्या किया? 2 को बाहर ले लिया और लंबाई प्लस चौड़ाई इसमें जोड़ दिया। तो ये क्या हो गई? इसकी जहाँ इससे यहाँ से लेके ऐसे चल के यहाँ तक की दूरी हो गई। तो यही बन जाता है अपना परिमाप। क्या हो जाता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अब आता है क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ये हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई, ये हो गया अपना क्षेत्रफल। अब देखते हैं इसके अंदर विकिरण, जो हमने पहले भी देखा है। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल होता है यहाँ से जब इन दोनों कोनों को मिला देते हैं, तो ये जो बनी है अपनी ये लाइन, ये होती है डायगोनल। और डायगोनल को कैसे निकालते हैं हम? पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि हमारे पास एक राइट एंगल बन रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज बन रहा है। यदि हमें कर्ण निकालना है तो उसके लंब का स्क्वायर प्लस उसके आधार का स्क्वायर का अंडर रूट लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो विकिरण क्या हो गई? डायगोनल। ये हो गए हमारे पास अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये क्या हो गया? अपना डायगोनल हो गया। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि डायगोनल परिमाप और उसके ये एरिया है, इसमें क्या संबंध होता है, ये हम इसमें देखेंगे। इसके फॉर्मूले यहाँ तक कंप्लीट है। ठीक है, अब हमें किस में देखता है? अब इसके जो 3 चीज हैं, कौन कौन सी? परिमाप, एरिया और डायगोनल में क्या संबंध है, ये देखते हैं। किस में देखना है हमें? परिमाप, डायगोनल और क्षेत्रफल में। हम क्या करते हैं? जो L प्लस बी, इसकी भुजाओं की लंबाई लेते हैं। क्या लेते हैं? L प्लस बी, ये लेते हैं। अब इसका कर देते हैं हम होल स्क्वायर।
तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 एल बी, क्या हो जाता है, प्लस 2 LB। अब जो ये निकल रहा है हमारे पास, जिसका हमने स्क्वायर किया है, तो इसका परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप होता है L प्लस बी इंटू 2, ये इसका परिमाप होता है। अब मैं इस परिमाप में 2 का भाग दे देता हूँ, तो ये क्या क्या बन जाता है, L प्लस बी। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो इसे हम कह सकते हैं कि परिमाप के आधे की स्क्वायर के बराबर है। ये क्या है, परिमाप के आधे के स्क्वायर के बराबर ये ऊपर वाली संख्या है, ठीक है। अब ये क्या है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमारे पास इसका डायगोनल का सूत्र क्या था, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हम कह सकते हैं कि इसका जो डायगोनल है ये होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका डायगोनल होता है। अब इस डायगोनल का जब मैं स्क्वायर कर देता हूँ, इस पूरे का स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये रूट हट जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसे मैं कह सकता हूँ ना, डायगोनल का स्क्वायर प्लस, अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये कितना है, ये क्षेत्रफल का 2 गुना है, तो 2 गुना एरिया लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 गुना एरिया। अब यहाँ पर डी क्या है, डी डायगोनल हो गया, ए एरिया, एरिया हो गया। ये संबंध है इसके अंदर कि इसका परिमाप एरिया और डायगोनल के मध्य संबंध। अब आगे देखते हैं हम इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में, जैसे कि एक आयताकार मैदान देता है, उसके चारों ओर क्या कर देता है, एक क्षेत्र, उसके चारों ओर रास्ता निकालता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछ लेता है। तो ऐसे केस में हमारे पास तीन केस आते हैं। कितने केस आते हैं, 3। तो एक केस तो ये होता है अपना कि ये अपना मैदान है और मैदान के बाहर ये एक रास्ता निकाल दिया। दूसरा, ये एक मैदान है अपना, और इस मैदान के अंदर की ओर एक रास्ता निकाला गया। एक में क्या किया गया, एक में बाहर की ओर, एक में अंदर की ओर। ये तो है आउटसाइड, ये है इनसाइड, और एक आता है अपना ऐसा एक रास्ता है, यानी कि 2 आयताकार पट्टियां, ये सीधी है, मुझसे थोड़ी बाकी खिंची गई हैं। तो अब पूछता है कि इस एरिया का क्षेत्रफल क्या है, यानी कि इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। तो इसे हम कैसे निकालते हैं, ये W चौड़ाई क्या है और ये भी W चौड़ाई का है, और ये हो गई अपनी यहाँ से यहाँ तक की L, और ये हो गई B। इसमें कौन सी हो गई L, इसमें L ये है, और ये हो जाएगी L माइनस के W, और ये हो जाएगी B माइनस की W, क्योंकि इसकी लंबाई W है, और ये भी W है और ये भी W है। तो इसमें क्या करना है हमें, इसमें चारों ओर के रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। तो पाथ, एरिया ऑफ पाथ, रास्ते का क्षेत्रफल, ये हमें बताना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, वो होता है L प्लस बी प्लस 2W इंटू 2W। ये तो होता है इसका जब पाथ अंदर की ओर हो, और हमें ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है कि इसका एरिया निकालना है, और ये बोलता है कि क्वेश्चन के अंदर इसमें रंग करवाने का या इसमें कंक्रीट बिछाने का इनका खर्चा x प्रति मीटर स्क्वायर है। तो सीधा हम डायरेक्ट के जो इसका क्षेत्रफल निकाल के उसकी जो
जितने रुपए का खर्चा आता है 1 मीटर पे, उससे हम डायरेक्ट गुना कर देते हैं इसकी जो वो आती है ना विमा को बराबर करके। ये तो हो गया अपना इनसाइड सॉरी आउटसाइड वाला, ये है अपना आउटसाइड वाला। अब लेते हैं हम इनसाइड वाला। इनसाइड वाला क्या होता है? इनसाइड एरिया ऑफ पाथ। तो इनसाइड वाला हम क्या होगा, जो अपने W लिया है यहाँ पे जो प्लस का लिया है वो हम क्या करेंगे माइनस का कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस का। तो ये हो जाएगा L प्लस बी माइनस का 2W इंटू 2W। ये हो जाता है अपने पास इनसाइड एरिया, यानी कि रास्ते का क्षेत्रफल अंदर की ओर। ठीक है। अब आता है अपना तीसरा केस, जिसमें क्या है, एक जो दोनों ये है ना रास्ते, ये एक दूसरे को काटते हैं। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, ये पट्टी बन रही है, एक ये पट्टी बन रही है, दो पट्टी बन रही है जो कि क्या है आयताकार, और आयत का हमें क्षेत्रफल पता है। तो हम इन दोनों का क्षेत्रफल को ऐड कर देते हैं। फिर जो ये बाहर ये जो पॉइंट ये क्या है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो एक बार क्या कर देते हैं, इसको गठा देते हैं। तो तीसरे थर्ड वाले में क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल इसके अंदर तो इसके अंदर अपना हो जाएगा कि BW, ये हो जाएगा BW प्लस LW, और क्या होगा माइनस 2W, नहीं W स्क्वायर, क्या होगा W स्क्वायर। ये हो जाएगा अपना इस तीसरे वाले का जो पाथ है उसका एरिया। ये W स्क्वायर ये अपना एक वर्ग बन जाता है, जो कि इस दो बार काउंटिंग कर लिया है, जिसके कारण एक बार इसको गठा देते हैं, जिसका क्षेत्रफल W स्क्वायर है। और ये एक आयताकार प्लेट है जिसकी एक तो चौड़ाई इंटू इस आयताकार मैदान की चौड़ाई, और ऊंचाई इंटू इस आयताकार मैदान की ऊंचाई। तो ये तीन केस इसके अंदर बनते हैं। अब दो आती हैं यहाँ पे, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि प्रत्येक वर्ग आयत होता है। क्या होता है? जो प्रत्येक वर्ग होता है वो आयत होता है। क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग, ये वर्ग होता है चार कूट का, ये क्या है एक आयत है। आयत है यानी कि ऐसी एक भुजा है चार कूट वाली, कि एक चार कूट का वृत्त है और ये एक लंबी भुजा वाला ऐसा है। तो हम कह सकते हैं इसमें क्या है, आयत की विशेषताएं क्या होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, और यही इसकी मेन बात होती है, चार भुजाओं से बंद होनी चाहिए। लेकिन हम अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग आयत होता है, ठीक है मान लिया, लेकिन प्रत्येक आयत वृत्त नहीं होता है, ये भी हमें मानना पड़ेगा। क्योंकि जो वृत्त होता है इसकी जो चारों भुजाएं होती हैं वे क्या होती हैं, बराबर होती हैं, लेकिन आयत की चारों लंबाई होती है वो बराबर नहीं होती है, दो बराबर होती हैं और दो बराबर होती हैं, यानी कि दो दो के जोड़े में रहती है, जिसके कारण कि जो आयत है वह वृत्त नहीं कहा जा सकता, लेकिन वृत्त आयत कहा जा सकता है। तो यहाँ तक अपना क्या हो गया कंप्लीट, यहाँ तक अपना ये वृत्त सॉरी रेक्टेंगल और स्क्वायर कंप्लीट है। अब हम आगे देखते हैं कुछ मोस्ट पॉइंट। अब हमारी जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें बहुत सी बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, ऐसे सर्कल दिया होता है और ये इनके पॉइंट हैं। और हमें क्या पूछा होता है, जो ये शेडेड वाला ये भाग है ना, इसका क्षेत्रफल पूछा हुआ है। तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो भी देखो, कि एरिया ऑफ
हम जब इसको मिलाएंगे, ये मिल गई, ये मिल गई और ये मिल गई, जो ये सर्कल है इनकी जो त्रिज्या है तीनों की बराबर है। इसके कारण यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि इन तीनों सर्कलों के जो सेंटर पॉइंट हैं इनको जो रेखाएं मिला रही हैं वो आपस में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वो त्रिभुज बनाती हैं। ठीक है, ये यहाँ से दूरी यहाँ तक आर की, ये आर, ये आर, ये आर और ये भी आर और ये भी आर हो गई। अब हमें भाग, इस जो ये छायांकित भाग है इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से माइनस क्या क्या करेंगे, ये तीन रेखाखंड बन रहे हैं और ये तीन रेखाखंड क्या करते हैं, ये एक सेमी सर्कल बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं, क्योंकि इनका जो एरिया है ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है वो एक प्रत्येक कोण समान होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका ब्लैक पोर्शन का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ब्लैक पोर्शन ठीक है। अब इसमें ए बी सी डी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या है ए बी सी, जो ए बी सी है इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी और सी, ये क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ए बी सी ठीक है, यहाँ तक बात है समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, एबीसी का एरिया देखते हैं, किसका, जो त्रिभुज एबीसी है इसका एरिया देखते हैं। ये कितना हो जाता है अपने पास, √3 2r² / 4, क्या हो जाएगा 2r² / 4। जब इसका स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल और ये आ जाएगा √3r², क्या हो जाएगा √3r²। हमने 2r क्यों लिया है, क्योंकि जो त्रिभुज है इसकी भुजा एक आर ये रही, एक आर ये रही, तो ये कितनी बन गई 2r बन गई हमारे पास। अब हमने त्रिभुज का तो निकाल लिया, अब हमें सेमी सर्कल का निकालना है और फिर दोनों को माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस। तो अब आएगा सेमी सर्किल का, तो सेमी सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है, ये इसका जो सर्कल होता है इसका होता है πr² होता है, तो सेमी सर्कल का आधा होता है, वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा πr²/2, कितना हो जाएगा πr²/2, ये हो गया उसके सेमी सर्कल का। अब हम क्या करते हैं, जो हमें तो इस पार्ट का चाहिए ना, तो यहाँ इसका 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 क्षेत्र तो आ गया सेमी सर्कल वाले में और इस पूरे का आ गया इस त्रिभुज वाले में। अब ये तीनों भाग जब त्रिभुज से माइनस करेंगे तो ये ओनली क्या बच जाएगा ब्लैक वाला। तो जब ये मान और ये मान आपस में माइनस करेंगे तो इन दोनों में जो r है, r क्या है r², दोनों में कॉमन है, तो इसमें r² को हम क्या ले लेते हैं कॉमन ले लेते हैं और अंदर क्या करते हैं √3 माइनस का पाई, क्या करते हैं √3 माइनस का पाई और एक ये 2 π/2, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या कि ये ब्लैक शेडेड एरिया है उसका क्षेत्रफल। अब हम क्या करते हैं, हमने क्या क्या देख लिया यहाँ तक, रेक्टेंगल देख लिया, त्रिभुज देख लिया और वृत्त देख लिया, वृत्तखंड। तो अब हम तीनों में कंपैरिजन करते हैं। हम किस किस में कंपैरिजन देख रहे थे, त्रिभुज के एरिया में
और देख रहे थे वृत्त के एरिया में, और एक देख रहे थे हम वृत्त खंड के बारे में। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, ये हो गया अपना √3/4 इंटू 2r², पिछले वाले ऑप्शन की तरह लेंगे हम, और ये हो जाएगा πr², और ये हो जाएगा π/r²/2। ठीक है, सिक्स आएगा यहाँ पे, कितना आएगा 6। अब हम क्या करते हैं, जो कटने वाली है उसको काट दे देते हैं, और ये बन जाएगा √3r², कितना हो जाएगा √3r², r² सभी में कॉमन है तो r² को भी हम काट दे देते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा ओनली √3 का अनुपात, यहाँ पे 22/7, और यहाँ पे 22/7 इंटू 6। तो यहाँ से इन तीनों का एलसीएम क्या निकल के आया, इन तीनों का एलसीएम निकल के आया 42। कितना आ गया 42, तो 42 एलसीएम आ गया, तो इनका सही अनुपात हो जाएगा 21 सही √3 अनुपात 66:11। क्या हो जाएगा 66:11। ये इस त्रिभुज, वृत्त और वृत्तखंड के क्षेत्रफल का अनुपात है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पे एक सेमी सर्कल जो अपना सर्कल के अंदर रह गया था। यहाँ पे बार बार सेमी सर्कल का नाम आ रहा है, तो यहाँ पे सेमी सर्कल ही देखते हैं पहले क्या होता है। सेमी सर्कल होता क्या है, वृत्त का आधा भाग होता है, किसका होता है, जो वृत्त होता है ये होता है, इसका जो आधा पार्ट, यहाँ से मैं अगर यदि से काट दूं तो ये क्या बन जाएगा, एक पार्ट तो ऐसा बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक ही लाइन आएगी क्योंकि ये 2D के अंदर है, तो एक पार्ट तो ऐसा आ गया, दूसरा पार्ट ऐसा आ गया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r, और ये भी r, r, r। अब क्या है कि अर्धगोले में बनने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल जो ये है, इसमें सबसे बड़ा त्रिभुज कौन सा बनेगा, ये हमें बताना है। तो सबसे बड़ा यानी कि दोनों शीर्ष हैं उनको तिरछे करते हुए एक पॉइंट पर बनाना, जिससे एक सबसे बड़ा त्रिभुज बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 आधार, इसके अंदर जो बना है त्रिभुज वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। कितने का है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे 2 गुना आधार इंटू लंबाई, r इंटू r, क्योंकि हमें कर्ण से तो कोई मतलब नहीं है जब पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2r इंटू r, तो ये बन जाएगा अपना r²। क्या बन जाएगा r²। ये तो हो गया अपना सेमी सर्किल। अब आते हैं हम रोम्बस के अंदर, किसमें, रोम्बस, जिसमें कुछ चतुर्भुज हैं। रोम्बस किसे बोला जाता है, समचतुर्भुज को। रोम्बस हो गया। अब रोम्बस की आकृति कैसी होती है, ये थोड़ी तिरछी होती है, और इसकी जो लंबाई इंटू चौड़ाई है वो अलग अलग होती है, और इसके जो विकिरण है
इसके जो विकिरण होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे को समद्विभाजक करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजक करते हैं। अब इसमें से जो विकिरण है, एक को तो मान लेते हैं हम डी, और दूसरे को एक को मान लेते हैं D1, दूसरे को मान लेते हैं D2। तो ये हो जाएगा अपना D1 और ये हो जाएगा D2। कितना हो जाएगा? D2। तो अब इसका जो डायगोनल क्षेत्रफल है, तो ये परिमाप तो आप सबको पता है कि इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो भी बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। तो इसकी प्रत्येक भुजा ए, तो परिमाप तो हो जाएगा अपना ए। परिमाप के बाद में आता है अपना क्षेत्रफल। परिमाप होता है इसका 4 गुना भुजा, और ये होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई, सॉरी 1/2 D1 इंटू D2, यानी कि हमें विकिरणों का गुणनफल लेना है। तो D1 इंटू D2, तो ये हो जाता है अपना समचतुर्भुज रोम्बस का क्षेत्रफल और परिमाप। अब इसमें और क्या देखते हैं? एक आता है अपना ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? समलंब चतुर्भुज। क्या होता है? समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होती है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और क्या होती है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं, ये क्या होती हैं? ये बराबर होती हैं। और ऐसा करता है एक ट्रेपेजियम होता है जो 4 भुजाओं से बंधा हुआ होता है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी h हो गई। और फिर ये क्या हो गई? ये दोनों तो अपनी आसन्न भुजाएं होगी, ठीक है। और इन दोनों की लंबाई घटती बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का जो एरिया है वो कितना हो जाता है? एरिया क्या हो जाता है इसका? एरिया हो जाएगा 1/2 बेस का आधार इंटू इसको हम नंबरिंग कर देते हैं ABCD प्लस, यानी कि ए से बी तक की लंबाई प्लस सी से डी तक की लंबाई, ठीक है। ए से बी तक की और सी से डी तक की लंबाई इंटू हाइट। क्या होती है? इंटू हाइट। ये करने से क्या होता है? अपना एरिया निकल के आता है। फिर आता है समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। क्या आता है? समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। ये हो जाता है अपना पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम कैसा होता है? ये मामूली सा तिरछा होता है, और हाइट और इसमें जो लंबाई होती है वो अलग अलग भी हो सकती हैं और सेम भी हो सकती हैं, सेम आयत की तरह। तो यहाँ पर क्या आ गया? समांतर चतुर्भुज, जिसे बोला जाता है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा बेस इंटू हाइट। ये अपना क्षेत्रफल हो गया। अब क्या इसके अंदर, यहाँ से जो सीधी वाली भुजा बनती है वहां से एक लंब डाल देते हैं। क्या कर देते हैं? लंब डाल देते हैं।
तो अब क्या होगा, इसका एरिया बेस इंटू हाइट तो हो गया अपना। अब हमें क्या करना है, इसका जो एरिया है, बेस का एरिया कितना है, ये होता है अपना 2 गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हो जाता है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस d1 इंटू डी2, जो क्या होगी d1 इंटू डी2 के बराबर होगी। किसके बराबर, d1 d2 के स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है, जो पैरेललोग्राम है उसके बेस का एरिया ये होगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर d1 2 इंटू डी2 2, ये हो गया। अब क्या है, अब यहाँ पे 2 नोट की बात आती है। किसकी आती है, नोट की बात। क्या है वो, कि हर सभी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। जो हर एक चतुर्भुज होता है, यानी कि प्रत्येक चतुर्भुज जो प्रत्येक चतुर्भुज है वह क्या करता है, प्रत्येक चतुर्भुज समांतर वृद्धि करता है। यानी कि हर सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, यानी कि प्रत्येक कौन सा चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, प्रत्येक सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। क्या है, प्रत्येक समचतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज होता है, और प्रत्येक समांतर चतुर्भुज होता है वो समचतुर्भुज नहीं होता। यानी कि सम से समांतर की ओर जा सकता है, लेकिन समांतर से सम की ओर नहीं आ सकता। यानी कि समचतुर्भुज समांतर में रह सकता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज में नहीं आने वाले। तो यहाँ तक क्या होता है, यहाँ तक अपनी 2D कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट सेशन में देखेंगे हम 3D। क्या देखेंगे, 3D नेक्स्ट सेशन के जो नेक्स्ट सेशन का के अंदर अपनी 3D कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में हम मेंचुरेशन के लगभग 50+ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के तौर पे करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।